हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे और स्टैटिक जीके में भी हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले इसकी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन यानी सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानुगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का पहला, ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है और इस अभिलेख में गोपराज नामक एक सेनापति की मृत्यु और उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख इसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है तो भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था तो ध्यान रखिएगा 1829 में। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। किसने किया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। अच्छा, किसके प्रयासों से इसे समाप्त किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसे समाप्त किया गया था। कब? 1829 में। किसके द्वारा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है तो सत्य की ही जीत होती है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है और ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और कहाँ से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से यह लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, चीनी यात्री फेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हेनसोंग कहाँ का था तो चीन का था, यानी चीनी यात्री था। पूछा है इसमें किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में फेनसोंग ने अध्ययन किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फेनसोंग जो है किसके समय में आया था ये भी ध्यान रखिएगा तो हर्षवर्धन के समय में आया था ये। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में फेनसोंग भारत आया था और ये चीनी यात्री था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की यहाँ पे बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था। मैंने कई बार बताया है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी और इसे जलाया किसने था तो बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया था। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन सी, तांबे का। और इसका उपयोग प्रागैतिहासिक काल में औजार और हथियार बनाने में किया जाता था। ठीक है, पहले इसका उपयोग औजार और हथियार बनाने में किया जाता था। ठीक है, तांबे का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृषभ मन यानी बैल की मोहर या मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा से बैल का मोहर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए। हड़प्पा की बात करते हैं, ये कहाँ पे है वर्तमान में तो पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये तो रावी नदी।
ध्यान रखिएगा इसको, रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है, ठीक है। और किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे या स्थित है। ये सारे पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। करा वह प्राचीन नगर कौन सा है? जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्यमिका यानी नगरी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यमिका, ठीक है। ये नगर महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत की बात करें, इसकी रचना किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। और महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। किसकी सबसे पहले पूजा? तो ध्यान रखिएगा बुद्ध की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करा किस अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई है? किस अभिलेख में? तो ध्यान रखिएगा पहले अभिलेख में, पहले शिलालेख में पशु बल पर जो है पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो पहले शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। एक और ध्यान रखिएगा 13वां शिलालेख, अशोक का जो 13वां शिलालेख था ये किससे संबंधित था? तो ये कलिंग युद्ध से संबंधित था। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, कलिंग युद्ध से कौन सा? तो 13वां। और पशुबल से कौन? तो पहला शिलालेख संबंधित था। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का क्या था? एक प्रमुख स्रोत था। और ये किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष के द्वारा ये एकत्रित किया जाता था, ठीक है। सीता अध्यक्ष के द्वारा ये एकत्रित किया जाता था। देखिए, ये जो सीता अध्यक्ष होता था ये कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। और मौर्य काल में जो राज्य की भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे सीता कहा जाता था। मौर्य काल में राज्य की भूमि को सीता कहा जाता था। और इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो सीता अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ है। बाल विवाह की जो प्रथा है ये कब से आरंभ है? तो ध्यान रखिएगा ये गुप्त काल में, ठीक है। ऑप्शन सी, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? राजशेखर पूछ रहा है किसके दरबार में थे? तो राजशेखर जो है महेंद्र पाल प्रथम, महेंद्र पाल प्रथम के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये महेंद्र पाल किस वंश से संबंधित थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश से ये संबंधित थे। और इन्हीं के दरबार में थे राजशेखर। राजशेखर की रचना आप लोग ध्यान रखिएगा, तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा जो है इनकी रचना है राजशेखर की। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका ये किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है। हर्षवर्धन की ये तीनों रचनाएं हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, यानी चोल वंश की स्थापना किसने किया था? मैंने कई बार बताया है, पिछले क्लास में भी बताया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयालय ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे हम बात करते हैं कृष्ण प्रथम की। कृष्ण प्रथम जो है किस राजवंश के थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश के। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट वंश के ये थे। परांतक की बात करें, ये चोल वंश के थे, जो विजयालय के बाद जो है शासक बने थे। और राजराज चोल, इन्होंने ध्यान रखिए श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, ये भी किसके थे? चोल वंश के थे। नेक्स्ट है, संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नान किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कोन और मन्नान किसके लिए प्रयुक्त होते थे संगम काल में? तो संगम काल में ध्यान रखिएगा, तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन डी, राजा के लिए संगम काल में कोन, मन्नान, वेंडन, ध्यान रखिएगा ये सब प्रयुक्त होते थे। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? न्याय दर्शन का लेखक पूछ रहा कौन था, इंपॉर्टेंट है ये। तो महर्षि गौतम, महर्षि गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। ध्यान रखिएगा। कणाद किसके प्रतिपादक थे? ये भी ध्यान रखिए, कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कणाद, पिछली क्लास में इसके बारे में बता चुका हूं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कपिल की। कपिल ने किसकी, किस दर्शन के? तो ये सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल। बादरायण की बात करें तो उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो बादरायण थे। ठीक, एक ध्यान रखिएगा, योग, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सभी को पता होगा, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर मीमांसा के, तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे जैमिनी। ये सब क्या है? दर्शन है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा और इसके प्रतिपादक ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन के कपिल, ठीक है। उत्तर मीमांसा के बादरायण, उत्तर मीमांसा का बादरायण, सॉरी जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के थे। ठीक है, और योग दर्शन के पतंजलि, कणाद, वैशेषिक, गौतम, न्याय दर्शन। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए जो सीप ये कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ये प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट से प्राप्त किए जाते थे। नागेश्वर, और अगर ऑप्शन में बालाकोट दिया तो बालाकोट भी लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? सभी को पता होगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी, पशुपति की। और पिछली क्लास में मैंने बताया था जो पशुपति की मोहर है ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसकी पशुपति मोहर की। ठीक है, नेक्स्ट है, विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों के संकलन है? ये भी कई बार बता चुका हूं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक और है अभिधम्म पिटक, जो है किसका, इसमें किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। यहाँ पे हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह ध्यान रखिएगा ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। महावीर जैन की बात करें तो ये जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव की बात करें तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर थे कौन? ऋषभ देव। और उसके बाद जो है 24वें कौन बने? महावीर स्वामी, यानी महावीर जैन। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजंता गुफा चित्रकला भारत में डैश के निर्माण, डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। जो अजंता गुफा चित्रकला है ये भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। किसका प्रमाण है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता चित्रकला। इसमें जो है जातक कथाओं का वर्णन मिलता है अजंता की गुफा में। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इसके संस्थापक थे विशिष्टाद्वैत दर्शन के। ठीक है,
माधवाचार्य किसके थे? तो ये द्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। द्वैत दर्शन के कौन थे? तो माधवाचार्य थे। ठीक है। निम्बार्क किसके थे? तो द्वैत दर्शन के प्रतिपादक का कौन थे? निम्बार्क थे। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों का विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में किसने उल्लेख किया? कह रहा मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों का विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में किसने उल्लेख किया? तो कौटिल्य ने किया था। ठीक है, कौटिल्य ने। और किस में किया था? अर्थशास्त्र में किया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया था। अर्थशास्त्र में ध्यान रखिए कौटिल्य ने 18 तीर्थ का उल्लेख किया था। 18 तीर्थ यानी जो उच्च अधिकारी थे मौर्य काल में उन्हें तीर्थ कहा जाता था, उच्च अधिकारी को तीर्थ। ठीक है, जो 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों की बात इन्होंने की है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों का उल्लेख इसमें मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में। बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये चंपारण में स्थित है। ठीक है, चंपारण पूछो कौन सा चंपारण? तो पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। नेक्स्ट है, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली का विकास। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली का विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंधार कला का विकास जो है किस काल में हुआ था? तो ये कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुषाण काल में गंधार कला का जो है विकास हुआ था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जो तक्कोलम का युद्ध था दक्षिण भारत का, किसके बीच लड़ा गया था ये? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, चोल और राष्ट्रकूट के बीच ये लड़ा गया था तक्कोलम का युद्ध। नेक्स्ट, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट है, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख, ध्यान रखिएगा। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो हर्ष, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में इसमें विस्तार से वर्णन मिलता है रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख में। नेक्स्ट है, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों की भेंट की जाती थी। कर चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों की भेंट की जाती थी। जो मंदिरों को भेंट की जाती थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा टुकन्नी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे देवदान भी कहा जाता था। इसे देवदान भी कहा जाता था। ठीक, ब्रह्मदेव क्या था? वह भूमि जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। ब्रह्म क्या था? ये ब्रह्मदेव ये क्या था उस समय? तो जो ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दिया जाता था उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है, विल्लन वागी किसे कहा जाता है? कहा जाता था विल्लनवागी। तो गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को क्या कहा जाता था? विल्लनवागी कहा जाता था। साल भोग, ये इंपॉर्टेंट है, साल भोग किसे कहा जाता था? तो जो विद्यालय को यानी जो स्कूल को दान में दिया जाता था भूमि, उसे साल भोग कहा जाता था चोल वंश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय महाकाव्य मानी महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन मिलता है? कह रहा भारतीय महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। ठीक है, अभी मैंने बताया किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो वेद व्यास के द्वारा करा है। इसमें कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन मिलता है। छठा पर्व पूछ रहा है इसमें कौन सा है? तो छठा पर्व इसमें आपका भीष्म पर्व है और इसी में भगवत गीता का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश 10 मंडल में विभाजित 1028 ऋचाओं का संग्रह। बहुत बार बता चुका हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितनी ऋचाएं इसमें? तो 1028 इसमें ऋचाएं हैं। और ये क्या है? सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं,
ध्यान रखिएगा इसके तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र। और इसके 9वें मंडल, ध्यान रखिएगा 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शिलालेखों का अध्ययन डैश कहलाता है। शिलालेखों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है सॉरी। अगला है मैन्युस्क्रिप्ट प्रायः कहाँ पर लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो पांडुलिपि थी, लिपि है, ये कहाँ पर लिखी जाती थी, ये किस पर लिखा जाती थी, तो ताड़पत्र यानी भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर यह लिखी जाती थी पांडुलिपि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।